गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान का अपवातंत्र। और राजस्थान के अपवातंत्र में आज हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट, जिसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। साबरमती, लूणी, माही, सोम, जाखम, इन नदियों के बारे में आज हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। राजस्थान के अपवातंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। अरब सागर का अपवातंत्र जो कि 17% है, अंत्य प्रवाह तंत्र 60% है, बंगाल की खाड़ी का 23% है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अरब सागर का अपवातंत्र जो कि 17% हिस्सा है इसका, जिसमें लूनी, साबरमती, माही, सोम, जाखम नदियाँ आती है। और इनकी जो ट्रिक है, अरब सागर अपवातंत्र में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उसकी जो ट्रिक है वो क्या है, सालुकी माँ सोजा पश्चिम में, साफुर साबरमती, लूफुर लूनी, माफुर माही, सोफुर सोम और जाफुर जाखम। तो ये ट्रिक है इसकी हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है हमारी लूनी नदी, जिसे मारवाड़ की गंगा, उपनाम है इनके मारवाड़ की गंगा, साकरी, रेहड़, अंत्य सलीला, खारी और मीठी नदी। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो 330 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी? 330 किमी है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम स्थल है। और विलुप्त और विलीन कहाँ होती है ये? कच्छ के रण में जाके, गुजरात में जाके ये विलीन हो जाती है। यह केवल वर्षा काल में प्रवाहित होने वाली नदी है, तो यह आपको ध्यान रखना है। ये बारहमासी नदी नहीं है, ओनली बरसात पर डिपेंड करती है। जब बारिश होती है तभी ये नदी बहती है। सागरमती नदी एवं सरस्वती नदी दोनों आपस में गोविंदगढ़ पुष्कर के निकट मिल जाने के बाद लूणी नाम से जानी जाती है। तो बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सागरमती नदी एवं सरस्वती नदी गोविंदगढ़ पुष्कर के निकट मिलकर लूणी नाम से जानी जाती है। इनका नाम क्या हो जाता है? लूणी नाम हो जाता है, साबरमती और सरस्वती नदी का नाम। सरस्वती नदी के द्वारा पुष्कर झील को जल आपूर्ति की जाती है। तो ये भी बहुत मोस्ट है, परीक्षा में आता रहता है। पुष्कर झील को किस नदी से पानी मिलता है? तो सरस्वती नदी से। इसका जो प्रवास क्षेत्र है, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर लगभग 320 किमी प्रवाहित होती है और अंत में कच्छ के रण गुजरात में जाके ये नदी विलीन हो जाती है। लूणी का पानी बालोतरा तक मीठा, उसके बाद खारा हो जाता है। यह 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। लूणी नदी का बहाव क्षेत्र सांचौर में रेहड़ या नेहड़ कहलाता है। तो ये याद रखना है आपको। लूणी नदी का बहाव क्षेत्र सांचौर में किस नाम से जाना जाता है? तो नेहड़ या रेहड़ कहलाता है। लूणी की जो सहायक नदियां हैं जोजड़ी, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सांगी, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। और परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इन 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो नदी दे दी जाती है और उसका उद्गम स्थल पूछा जाता है, नंबर 1। दूसरा, मिलान करवाया जाता है, कौन सी नदी किस जिले से प्रभावित होती है। और तीसरा जो मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनकी सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं। तो आपको इन तीनों पर फोकस रखना है। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हुई? जोजड़ी, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जमाई, खारी और सांगी नदी। बांडी नदी का उद्गम स्थान हिमावास पाली से होता है और विलीन कहाँ होती है? लखनऊ जोधपुर ग्रामीण में जाके ये लूणी नदी में विलीन हो जाती है। लूणी में बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी है? तो ये बांडी नदी है और सबसे प्रदूषित नदी है बांडी। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी आती है लीलड़ी नदी, जिसका उद्गम पाली है। मीठड़ी नदी उद्गम अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। सूकड़ी नदी उद्गम देसुरी पाली से निकलती है। और इस नदी पर बांकली बांध जालौर बनाया गया है। किस नदी पर? सूकड़ी नदी पर। तो आपको ये याद रखना है, बांकली बांध कहाँ बनाया गया है? जालौर में। किस नदी पे बनाया गया है? सूकड़ी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारी जवाई नदी। इसका उद्गम गौरिया पहाड़ी पाली से होता है। स्थान आपको याद रखना है। इस नदी के किनारे जवाई बांध सुमेरपुर पाली स्थित है। यानी कि जवाई नदी पर जवाई बांध जो कहाँ है? सुमेरपुर पाली में बनाया गया है, स्थित है। जवाई बांध पाली को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है।
मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध, जो कि कहाँ है? पाली में है। खारी नदी, इसका उद्गम स्थल शेरगढ़ की पहाड़ी सिरोही से होता है। सांगी नदी का उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ी जालौर से होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माही नदी। माही नदी का जो उद्गम है वो मेहर झील विंध्याचल की पहाड़ी धार जिला एमपी से होता है, यानी कि मध्य प्रदेश से होता है। और इस नदी को यानी कि माही नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? खांदू गांव बांसवाड़ा से होता है। तो आपको ध्यान रखना है माही नदी का प्रवेश राजस्थान में कहाँ से होता है? तो खांदू गांव बांसवाड़े से होता है। इस नदी पर, माही नदी पर सजलाम सुफलाम परियोजना बनाई गई है, जो कहाँ है? बांसवाड़ा में है। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हाईलाइट कर रखा है इसलिए। माही नदी से संबंध है किसका? सुजलाम में, सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध माही नदी से, आपको ये याद रखना है। उपनाम क्या है माही नदी का? कांठल की गंगा, जो कि प्रतापगढ़ में कहलाती है। दक्षिण राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, ये इस नदी के क्या है? उपनाम है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में यह 56 के मैदान का निर्माण करती है माही नदी। नवाटपुरा गांव बेणेश्वर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम स्थित है इस नदी पर, जो क्या है? सोम माई जाखम नदियों का संगम है, जिसको नवाटपुरा गांव बेणेश्वर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बोला जाता है। माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें इरू, जाखम, सोम, आगे और देखेंगे इसको। इरू, जाखम, उद्गम कहाँ होता है इसका? जाखम नदी का भरौर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है जाखम का। जाखम बांध निर्मित है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर जिसकी ऊंचाई है स्थित है। जाखम नदी पर जाखम बांध निर्मित है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। सोम नदी, इसका उद्गम बीछा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है, परीक्षा में आती रहती है। सोम नदी किसकी सहायक नदी है? तो माही नदी की सहायक नदी है, इरू भी आती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, सोम नदी के किनारे सोम कागदी पिकअप और बांध परियोजना एवं सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आती है तीसरी सहायक नदियाँ क्या कौन सी है? माही की मोरैन नदी, उद्गम स्थल कहाँ होता है इसका? डूंगरपुर की पहाड़ियों से होता है। चाप नदी, उद्गम स्थल कालिंजरा बांसवाड़ा से निकलकर माही नदी में विलीन हो जाती है। अनास नदी, जो कि एमपी प्लस बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर की नदी है, प्रवाहित होती है इसमें। और उद्गम क्या है इसका? विंध्याचल पर्वत एमपी से इसका उद्गम स्थल होता है अनास नदी का। यह नदी राजस्थान में मेलैंड खेड़ी बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। तो बहुत ही मोस्ट है, अनास नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो मेलैंड खेड़ा बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। इस नदी के किनारे अनास परियोजना बांसवाड़ा स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक साथ हमने दे दी है माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इरू, जाखम, सोम, मोरैन, चाप, अनास। कई बार पूछ ली गई है सोम नदी, मोरैन नदी, चाप नदी, ये बहुत मोस्ट है माही नदी की सहायक नदियाँ। तो आपको ये ध्यान रखना है, परीक्षा में यही पूछी जाती हैं, दे दी जाती है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, माही नदी की सहायक नदियाँ बताइए। तो ध्यान रखना है आपको, इरू, जाखम, सोम, मोरैन, चाप, अनास। माही नदी 576 किमी बहने के बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बनाया गया है। अब आती है हमारी साबरमती नदी। साबरमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से इसका, गोगुंदा की पहाड़ी पादरला गांव उदयपुर से इसका उद्गम स्थल होता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर कुल लंबाई है, लेकिन राजस्थान में जो कुल लंबाई है वो ओनली 45 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। साबरमती नदी की जो कुल लंबाई है वो 4 से 16 किमी है, लेकिन राजस्थान की यदि बात की जाएगी तो ओनली कितनी किमी आएगी? 45 किमी है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इसकी? वैतरक बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है इसकी साबरमती की सहायक नदियाँ बताइए। तो वैतरक, सेई, हतमती, मेसवा, माजम, वाकल, सब नदियों को रट लेना है आपको। ये पूछी जाती है साबरमती की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको इनको याद रखना है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है ये। वैतरक, सेई, हतमती, मेसवा, माजम,
वाकल, ये साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। शुरू में वाकल और सेई नाम से 2 धाराओं में प्रभावित होती है साबरमती। इस नदी का उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन यह नदी गुजरात की मुख्य नदी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उद्गम स्थल तो राजस्थान से होता है, लेकिन मुख्य नदी कहाँ की है? गुजरात की है। अब नेक्स्ट आती है हमारी पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास का जो उद्गम स्थल होता है वो नया सनवाड़ा सिरोही से होता है, और गुजरात में प्रवेश कहाँ से होता है इसका? साबरकांठा जिले से होता है। विलुप्त कहाँ होती है? कच्छ की खाड़ी, लिटिल कच्छ रन में इसका विलुप्त स्थान होता है। और सहायक नदी कौन कौन सी है? तो ये भी आपको सहायक नदियां हैं पश्चिमी बनास की, तो ध्यान रखना है आपको। सूकली, कई बार सीपू भी बोल दिया जाता है, गोहेलन और कुकड़ी, ये इसकी क्या है? ये इसकी सहायक नदियां हैं। अपवाह क्षेत्र क्या है इसका? सिरोही और गुजरात में इसका अपवाह क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास आपके लिए, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्लास थी। सक्सेना के द्वारा लिखित है और ऑथेंटिक बुक है, और साथ में आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनसे हमने 11वीं की क्लास है आरबीएससी की, जिसमें पुस्तक चलती है ज्योग्राफी की, उसमें से लिया गया है। तो ये ऑथेंटिक कंटेंट है आपके लिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और इनमें आज हम पढ़ेंगे चंबल नदी, बनास नदी और बाणगंगा नदी, और साथ में पढ़ेंगे इनकी सहायक नदियाँ, इनके उद्गम क्षेत्र। सो लेट्स स्टार्ट। चंबल नदी, इसका जो उपनाम है चंबल नदी के, वो किस नाम से जानी जाती है? चरणवती, राज की कामधेनु, बारहमासी नदी, नित्यवाहिनी नदी, वाटर सपारी नदी, कोटा। इसका जो प्राचीन नाम है वो चरणवती नाम से मिलता है। इसका उद्गम स्थल जो है वो है महू जनापाव की पहाड़ी, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट ये प्रवेश करती है। ये नदी राजस्थान और एमपी की है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। चंबल नदी राजस्थान और एमपी की है, यानी चंबल नदी किन राज्यों की है? तो राजस्थान और एमपी की है। राजस्थान के साथ गुजरात दिया जाता है, तो राजस्थान और गुजरात जब आता है तो माही नदी, और राजस्थान और एमपी जब आता है तो चंबल नदी। और दोनों राज्यों में ये 252 किमी फ्लो होती है, बहती है। राजस्थान में चंबल नदी की जो लंबाई है ओनली 135 किलोमीटर्स है, 135 किलोमीटर बहती है राजस्थान में ये। और यदि इसकी कुल लंबाई की बात की जाती है तो 965 किमी इसकी कुल लंबाई है चंबल की। चंबल नदी का सबसे गहरा स्थान केशोरायपाटन में है। ये जो भी सबसे गहरा गर्त जो बनाती है वो कहाँ बनाती है? केशोरायपाटन में है। इस नदी के अपवाह क्षेत्र को वृक्षाकार श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है? वृक्षाकार श्रेणी में इसके अपवाह क्षेत्र को रखा गया है। यदि हम इस पर निर्मित बांधों की बात करें, कौन कौन से बांध इस नदी पर बनाए गए हैं, तो गांधी सागर बांध एमपी में बनाया गया है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है, जवाहर सागर बांध कोटा में बनाया गया है, और कोटा बैराज कोटा में है। गांधी सागर एमपी में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर कोटा में है, कोटा बैराज कोटा में है। यदि हम चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो बनास, काली सिंध, पार्वती, आहू, गंभीरी, जिसका उद्गम स्थल जावद की पहाड़ी एमपी से होता है। गंभीरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो जावद की पहाड़ी एमपी से, तो ध्यान रखना है आपको। परवन, कुन्नू, सीप, गुजाली, बामणी, कुराल, पिपलाज, ईज और मेज, ये इसकी सहायक नदियां हैं। दोबारा फिर देखते हैं। बनास, काली सिंध, पार्वती, आहू, गंभीरी, परवन, कुन्नू, सीप, गुजाली, बामणी, कुराल, पिपलाज, ईज और मेज। और गंभीरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? जावद की पहाड़ियाँ एमपी से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र की यदि बात की जाती है तो कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन स्थानों पर ये फ्लो होती है, बहती है। नेक्स्ट देखते हैं हम बनास नदी। तो बनास नदी का जो उपनाम है वो है वर्णासा, वन की आशा। वर्णासा या वन की आशा या वशिष्ठी, तो आपको ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट
पूछी जाती है। वर्णासा आया हुआ भी है। वर्णासा किस नदी का उपनाम है, तो आपको याद रखना है बनास नदी का उपनाम है। उद्गम स्थल की यदि बात की जाए तो खमनोर की पहाड़ी रासामंद से इसका उद्गम स्थल होता है। और बहाव क्षेत्र की यदि बात करेंगे तो हम रासामंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक इन क्षेत्रों में इसका बहाव क्षेत्र है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास है। तो आपको याद रखना है बनास नदी ऐसी नदी है जो राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो 480 किमी। सहायक नदियों की बात की जाए तो बेड़त, कोठारी, खारी, मैनाल, ढूंढ, बांडी, मानसी, धुंध और मोरेल, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। बाणगंगा नदी की यदि बात करते हैं, तीसरी नदी हमारी बाणगंगा नदी, जो क्या उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ी, जयपुर से इसका उद्गम स्थल है। यह पूर्व की ओर सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले में प्रवाहित होती है। नदी की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 380 किमी इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान की प्रमुख नदी प्रणालियाँ और जलग्रहण, कौन सी नदी का जलग्रहण कितना है और प्रतिशत क्षेत्र कितना है। नदी प्रणाली बनास राजस्थान की प्रमुख नदी प्रणाली और जलग्रहण क्षेत्र। तो नदी जलग्रहण क्षेत्र वर्ग किमी में, कुल जलग्रहण क्षेत्र प्रतिशत में। तो बनास नदी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र वर्ग किमी में 46,570 किमी, और कुल क्षेत्र ग्रहण की बात करेंगे, कुल जलग्रहण क्षेत्र की बात की जाएगी तो 27.48%। लूनी नदी 34,250, कुल जलग्रहण क्षेत्र की बात करेंगे तो 20.21%। चंबल नदी की यदि बात की जाए, चंबल नदी की यदि हम बात करते हैं तो चंबल नदी 29,110 वर्ग किमी जलग्रहण क्षेत्र है, और जलग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत की बात की जाएगी तो 17.18% है। माही नदी की यदि बात करें तो 16,030 वर्ग किमी इसका जलग्रहण क्षेत्र है, और प्रतिशत की बात करेंगे तो 9.46% इसका जलग्रहण क्षेत्र की बात होगी। और ये प्रश्न पूछा भी जाता है, मिलान भी करवाया जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसकी एक ट्रिक बनाई है हमने, और ट्रिक क्या है, बनालू चूरमा। बनालू चूरमा, बना फॉर बनास, लू फॉर लूनी, चू फॉर चंबल, मा फॉर माही। ये क्रम से हैं। अगर आपको क्रम पूछे कि राजस्थान की प्रमुख नदी प्रणालियाँ और जलग्रहण क्षेत्र से उनका क्रम निर्धारित कीजिए या मिलान कीजिए क्रम के अकॉर्डिंग, आपको वर्ग किमी क्षेत्र दे दिया जाएगा और आपको नदियों का नाम दे दिया जाएगा, या कुल जलग्रहण क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर बताइए तो आपको प्रतिशत क्षेत्र दे दिया जाएगा, नदी दे दी जाएंगी, और आपको इनका क्या करना है, मिलान करना है। तो आपके लिए ये ट्रिक बहुत अच्छी रहेगी। बनालू चूरमा यानी कि सबसे पहले बनास, उसके बाद ये भी रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको नाम याद होनी चाहिए, अपना आप सेट हो जाएगी प्रतिशत। बनास, लूनी, चंबल, माही। ट्रिक क्या होगी हमारी, बनालू चूरमा। इसके अंदर से हमने ये लिया है, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। मिलते। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके हैं राजस्थान की अंतः प्रभावित नदियाँ, और ये नदियों का हमारा तीसरा पार्ट होगा, और जानेंगे हम इसमें बहुत ही खास पॉइंट्स। सो लेट स्टार्ट। सबसे फर्स्ट में पढ़ेंगे हम घग्गर नदी। घग्गर नदी का जो उपनाम है वो सरस्वती, नाली, नट नदी, मृत नदी और राजस्थान का शोक। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, घग्गर नदी का उपनाम बताइए। तो आपको ये उपनाम याद रखने हैं, सरस्वती, नाली, नट नदी, मृत नदी और राजस्थान का शोक। बात आती है इसके उद्गम स्थान की, तो उद्गम स्थान है इसका शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालका माता मंदिर और हिमाचल प्रदेश। कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। शिवालिक की पहाड़ी, कालका माता मंदिर, हिमाचल प्रदेश। इस नदी का जो प्रवाहित क्रम है वो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो 4 राज्यों में ये प्रवाहित होती है। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है ये, राजस्थान में करती है तलवाड़ा, टिब्बी, हनुमानगढ़ से ये प्रवेश करती है।
इसके किनारे बचे हुए कौन कौन से शहर है? भटनेर है, कालीबंगा है, पीलीबंगा है, रंगमहल है, सूरतगढ़ है, अनूपगढ़ है। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है। नेक्स्ट है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है और 465 किमी इसकी लंबाई है। राजस्थान में लंबाई इसकी 100 किमी है और इसका जो अंतिम स्थान है वो है फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। तो सबसे मोस्ट क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी, और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 465 किमी है, और अगर राजस्थान में लंबाई की बात की जाएगी तो 100 किमी। नेक्स्ट देखते हैं हम कांतली नदी। कांतली नदी का जो उद्गम स्थल है वो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है, हमारे राजस्थान से होता है। प्रभावित जिले कौन कौन से? इसका सीकर, चूरू, झुंझुनू, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ये कांतली नदी प्रवाहित होती है। इसके प्रवाह क्षेत्र को बोला जाता है तोरावाटी। इसके प्रवाह क्षेत्र को हम क्या बोला जाता है? तोरावाटी बोलते हैं। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है साप और मावत। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कांतली नदी की सहायक आया हुआ क्वेश्चन है ये। पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी। देखिए ये है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, और ये पूर्ण बहाव की दृष्टि से, इसमें क्या पूछा गया? पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे, जब आपसे पूछा जाए पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, जब आपको बतानी है कांतली, और केवल पूछा जाता है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जब आपको बताना है घग्गर नदी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। गणेश्वर सप्ता जो कि सीकर में है और सोनारी सप्ता जो कि झुंझुनू में है, दोनों कांतली नदी के किनारे हैं, तो आपको ये याद रखना है। केवल वर्षा काल में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं ये। कांतली नदी केवल वर्षा में ही प्रवाहित होती है। काकनी, मसूरदी, काकने ये नदी हैं जिनको काकनी नदी के नाम से जाना जाता है। मसूरदी यानी काकनी नदी है जिसको मसूरदी और काकने नाम से जाना जाता है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। कई बार पूछा जाता है मसूरदी किस नदी का उपनाम है, काकने किस नदी का उपनाम है? तो काकनी नदी का उपनाम है, आपको ये याद रखना है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? कोटरी, जैसलमेर से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई है 27 किलोमीटर। कहीं आपको 17 किलोमीटर भी लिखा मिलेगा, 17 और 27 किमी। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो काकनी नदी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा साबी और साहिबी नदी। साबी नदी के नाम से भी जानते हैं इसको, साहिबी नदी के भी नाम से जानते हैं। इसका जो उद्गम होता है सेवर की पहाड़ी जयपुर से होता है और लंबाई कितनी है इसकी? 125 किमी इसकी लंबाई है, 185 किमी इसकी लंबाई है। नेक्स्ट आती है रूपारेल जिसको लसवारी और वराहा नदी के नाम से जाना जाता है। तो बहुत मोस्ट है ये, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। लसवारी नाम से किस नदी को जाना जाता है? वराहा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो रूपारेल नदी को वराहा नदी और लसवारी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है। पढ़ते हैं हम सांभर झील या सांभर लेक। सांभर लेक को भी आंतरिक प्रवाह का अपवाह क्षेत्र माना जाता है। तो आपको ये याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है कि सांभर झील है, तो आपको ध्यान रखना है ये आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है सांभर झील। और इसमें कितनी नदियाँ आके गिरती हैं? 4-5 नदियाँ इसमें आके गिरती हैं, मेंढा और रूपनगढ़, तुर्मंती, खारी और खंडेला। और ये नदी तुरतमंती नदी कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली गई है। आप पेपर उठा के देखेंगे आपको ये क्वेश्चन 100% मिलेगा। तुरतमंती नदी किस क्षेत्र की नदी है? तो आपको याद रखना है आंतरिक क्षेत्र की ये नदी है। और ये आपको जो शब्द मिलेगा वो मिलेगा आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की हमारी जो बुक्स है वो आपको बता देते हैं। इस बुक्स में से ये हमने लिए हैं आपको, और ये जो नदी है तुरतमंती ये इसी बुक में आपको देखने को मिलेगी और ये परीक्षा में कई बार पूछी गई है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान नदियों पर स्थित जल प्रपातों को हम देखते हैं।
कौन सा जलप्रपात किस नदी पे बनाया गया है? तो चूलिया जलप्रपात है जो भैंसरोडगढ़ में है और चंबल नदी पर ये बनाया गया है। मैनाल भीलवाड़ा में है, मैनाल नदी पर है। भीमताल बूंदी नदी पर है, मांगली नदी पर बनाया गया है। अरना झरना जोधपुर में है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अरना झरना जलप्रपात कहाँ है? तो जोधपुर में है ये। दिर भरतपुर में है। काकुंड नदी पर है, मोस्ट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। दमोह धौलपुर में है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। और भीलबेरी पाली में है। तो आपको ये याद रखने हैं। चूलिया जलप्रपात हैं, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है और किस डिस्ट्रिक्ट में है। इधर हम देखते हैं जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। भीमताल जलप्रपात मांगली नदी बूंदी में है और मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में है। तो आपको ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास नदियों से संबंधित। अब जानते हैं हम इनसे संबंधित प्रश्न, क्या क्या प्रश्न बनते हैं नदियों से संबंधित। और ये आए हुए क्वेश्चन है तो आपको इनको एक बार दो बार रिवाइज करना है। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। सर्वाधिक नदियों वाला जिला की यदि बात पूछे तो चित्तौड़गढ़ है। संभाग की बात पूछे तो कोटा है। ध्यान रखना है आपको, जब जिला आ जाता है सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ है। और सर्वाधिक नदी वाला संभाग आए तो कोटा है। तो ध्यान रखना है आपको। राजस्थान के वे जिले जहाँ एक भी नदी नहीं है तो आपको याद रखना है बीकानेर व चूरू, ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ कोई सी भी क्या नहीं है, नदी नहीं है, यहाँ कोई नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान जल नीति की शुरुआत जो हुई थी वो 1999 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान भूजल नीति की शुरुआत 18 फरवरी 2010 से की गई है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपको इनको देखना है। आंतरिक प्रवाह जो नदियां हैं वो कहलाती हैं रुणित नदियां कहलाती हैं। ये आए हुए क्वेश्चन है तो आपको इनको बार बार देख लेना है। आंतरिक प्रभाव की नदियां कहलाती है रुणित नदियां कहलाती हैं। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है जो कि 465 किमी है। घग्गर नदी की राजस्थान में लंबाई 156 किमी है। नट नदी, सोतर नदी बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। नट नदी, सोतर नदी, मृत नदी, राजस्थान का शोक, चितांक नदी, लेटी हुई नदी आदि उपनामों से जानी जाती है तो घग्गर नदी जानी जाती है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। राजस्थान की एकमात्र नदी, अंतर्राष्ट्रीय नदी जो राज्य के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है तो वो भी कौन सी है? हमारी घग्गर नदी है। तो आपको इन नदियों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में सरस्वती व द्रदस्ती नदी के नाम से जानी जाती थी तो वो घग्गर नदी जानी जाती थी। हरियाणा में बनवाली व ऊटू झील किस नदी के किनारे? तो वो भी घग्गर नदी के किनारे है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ रूपनगढ़ नदी के किनारे है तो ध्यान रखना है आपको। निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो रूपनगढ़ नदी के किनारे। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो ये कांतली नदी है। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से जब पूर्णतः आ जाता है तो कांतली नदी, और जब पूछा जाता है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो आपको घग्गर नदी बताना है। जैसलमेर में काक गणेश का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो काकनी नदी के किनारे है। क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान रखना है आपको। काक गणेश जी का मंदिर काकनी नदी पर जैसलमेर में है। जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लूणावा किस नदी के किनारे है? तो मेंथा नदी के किनारे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। लूणावा कहाँ पर है? मेंथा नदी के किनारे है। जैनों का तीर्थ स्थल है, ये प्रसिद्ध है। तालेरा बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। तालेरा, क्याजरी, रेवा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं। बनास नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 6 जिलों से होकर गुजरती है। बीडच की जो सहायक नदियाँ हैं वो औराई है, वामन है, गंभीरी है, गुजरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस जिले में बनास नदी सर्पिला का आकार बनाती है? तो टोंक जिले में जो बनास नदी है वो सर्पिला आकार बनाती है, सर्प की आकृति से ये बहती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी आज की क्लास। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्लास थी आपके लिए। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ, और जब तक के लिए गुड बाय।